उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की धूल भरी सड़कों पर, जहां सूरज की गर्मी से पत्थर भी तपने लगते हैं, वहां एक पुरानी जंग लगी साइकिल रिक्शा का पहिया घूम रहा था। चीं चीं की आवाज करती वह रिक्शा मानो अपनी उम्र और अपनी थकान की कहानी खुद सुना रही हो। उस रिक्शा को खींचने वाले हाथ मजबूत तो थे, मगर उम्र की लकीरों और गरीबी की मार ने उन्हें कमजोर बना दिया था। उनका नाम था रामदीन। रामदीन बाबू, जिन्हें पूरा गांव काका कहकर बुलाता था। उनके पसीने से भीगी बनियान और माथे पर बंधा वह मैला गमछा उनकी मेहनत का सबूत था। वह सिर्फ एक रिक्शा वाला नहीं थे, वह एक पिता थे जो अपने बेटे राहुल के लिए इस चिलचिलाती धूप में भी छांव ढूंढ रहे थे। राहुल 17 साल का एक सीधा सादा लड़का, जिसकी आंखों में सपने तो थे, मगर उसके पैरों में गरीबी की जंजीरें थीं। वह अक्सर अपने पिता को रिक्शा खींचते हुए देखता तो उसका दिल बैठ जाता था। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में इतना होशियार था कि मास्टर जी भी कहते थे, रामदीन, तेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन राहुल अफसर बनने के सपने नहीं देखता था। वह तो बस मशीनों के सपने देखता था। टूटे हुए रेडियो, बेकार पड़ी घड़ियां और कचरे में फेंके गए तार, यही राहुल के खिलौने थे और यही उसकी दुनिया थी। गांव के लोग राहुल को कभी कभी ताना मारते थे। कहते थे, अरे रामदीन, तेरा बेटा दिन भर कबाड़ में क्या ढूंढता रहता है, इसे भी रिक्शा चलाना सिखा दे, कम से कम 2 पैसे तो घर में आएंगे। मगर रामदीन हंसकर टाल देते। वह शाम को घर लौटते, अपनी थकान को छिपाते हुए राहुल के सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा, तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, तू वो करना जो तेरा मन कहे। मैं रिक्शा इसलिए नहीं खींचता कि तू भी रिक्शा खींचे, मैं रिक्शा इसलिए खींचता हूं ताकि तू एक दिन हवाई जहाज में उड़ सके। पिता और पुत्र के बीच का यह रिश्ता भगवान राम और दशरथ जैसा गहरा था। राहुल जानता था कि उसके पिता के फेफड़े अब जवाब दे रहे हैं। रिक्शा खींचते वक्त उनकी सांसें फूलने लगती थीं। कई बार रात में उन्हें जोर की खांसी आती और राहुल दौड़कर पानी लाता, उनकी पीठ सहलाता। वह अपने पिता से कहता, बापू, अब आप आराम किया करो, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगा। लेकिन रामदीन बस मुस्कुरा देते, अरे पगले, अभी मेरे हाथ पैर सलामत हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, एक कौनसार मौजार, एक कौनसार, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई कर और वो अपनी मशीनें बना। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह काली रात, जिसने राहुल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, बहुत खामोशी से आई थी। सावन का महीना था और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ से भर गई थीं, बिजली गुल थी और पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था। रामदीन उस दिन काम से जल्दी लौट आए थे। उन्होंने कहा कि सीने में थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है। राहुल ने उनके लिए चाय बनाई और उन्हें चारपाई पर लेटा दिया। रात के करीब 12 बजे होंगे। अचानक रामदीन को जोर का दौरा पड़ा। वह अपने सीने को पकड़कर तड़पने लगे। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। राहुल घबरा गया। उसने पिता का हाथ पकड़ा। वह हाथ जो हमेशा उसे सहारा देता था, आज ठंडा पड़ रहा था। बापू, बापू, क्या हो रहा है? राहुल चिल्लाया। रामदीन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल पागलों की तरह घर से बाहर भागा। बारिश मूसलाधार हो रही थी। वह पड़ोसी के घर गया, दरवाजा खटखटाया, मदद की भीख मांगी। गांव के सरपंच के पास जीप थी, लेकिन वह शहर गया हुआ था। किसी के पास कोई गाड़ी नहीं थी जो इस तूफानी रात में चल सके। राहुल ने 108 नंबर पर एम्बुलेंस को फोन लगाया। फोन लगा, उधर से आवाज भी आई, लेकिन जवाब ने राहुल की उम्मीदों को तोड़ दिया। हेलो एम्बुलेंस, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी आ जाइए। राहुल गिड़गिड़ाया। उधर से जवाब आया, बेटा, बारिश बहुत तेज है, तुम्हारे गांव का रास्ता कच्चा है और वहां पानी भर गया है। एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, तुम मरीज को किसी तरह मुख्य सड़क तक ले आओ। मुख्य सड़क गांव से 5 किलोमीटर दूर थी। इस कीचड़ और बारिश में एक बीमार पिता को 5 किलोमीटर दूर ले जाना नामुमकिन था, लेकिन राहुल हार नहीं मान सकता था। वह वापस घर भागा, अपने पिता को सहारा देकर उठाने की कोशिश की। बापू, हिम्मत मत हारना, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा, वह रोते हुए बोला। उसने अपने पिता को अपनी पीठ पर लादने की कोशिश की, लेकिन रामदीन का शरीर भारी था और राहुल का शरीर कमजोर। वह गिर पड़ा। कीचड़ में सने राहुल ने फिर कोशिश की। उसने बाहर खड़ी अपने पिता की पुरानी रिक्शा की ओर देखा।
वही रिक्शा जिसने बरसों तक उनका पेट भरा था। राहुल ने अपने पिता को जैसे तैसे रिक्शा पर लिटाया। बारिश उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस अस्पताल के जो बहुत दूर था। उसने रिक्शा का हैंडल पकड़ा। वह हैंडल जो उसके पिता के हाथों की गर्मी से घिसा हुआ था, आज बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर पैडल मारा। रिक्शा भारी था, कीचड़ ने पहियों को जकड़ रखा था। 17 साल का राहुल अपनी नन्ही जान लगाकर उस रिक्शा को खींचने लगा। हे बजरंग बली, मुझे शक्ति दो, राहुल बुदबुदाया। वह रो रहा था, चीख रहा था और रिक्शा को धकेल रहा था। हर एक कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे। बारिश उसके आंसुओं को छिपा रही थी। पिता पीछे कराह रहे थे, बेटा रहने दे, अब नहीं होगा। लेकिन राहुल ने सुनना बंद कर दिया था। उसे बस अपने पिता को बचाना था। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। राहुल की सांसें फटने लगी थीं, उसकी टांगों की नसें तन गई थीं, लेकिन वह रुका नहीं। मगर नियति बहुत क्रूर होती है। गांव और शहर के बीच एक नाला पड़ता था। बारिश की वजह से नाला उफान पर था। पुलिया टूटी हुई थी। राहुल वहां पहुंचकर रुक गया। सामने मौत का दरिया बह रहा था और पीछे मौत उसका पीछा कर रही थी। वह असहाय होकर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से चीखा, क्यों? गरीबों के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं होता? तभी रिक्शा के पीछे से कराहने की आवाज बंद हो गई। वह खामोशी तूफान के शोर से भी ज्यादा भयानक थी। राहुल धीरे से मुड़ा। उसने रामदीन का हाथ पकड़ा। वह हाथ अब बेजान था। रामदीन की आंखें खुली थीं, आसमान की तरफ देखते हुए। शायद वह अब भी अपने बेटे के लिए दुआ मांग रहे थे। राहुल वहीं उस कीचड़ भरी सड़क पर अपने मृत पिता के सीने से लिपटकर रो पड़ा। उस रात बारिश नहीं रुकी, लेकिन राहुल के अंदर कुछ टूट गया। और जब कुछ टूटता है तो या तो वह बिखर जाता है या फिर एक नया आकार ले लेता है। अगले दिन जब रामदीन का अंतिम संस्कार हुआ, पूरा गांव उमड़ पड़ा। लोग राहुल को सांत्वना दे रहे थे। बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, एक बुजुर्ग ने कहा। गरीबों की किस्मत में यही लिखा होता है, दूसरे ने कहा। लेकिन राहुल खामोश था। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए थे। उसकी आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी आग थी। एक ऐसी आग जो आंसुओं से नहीं बुझती। जब चिता की आग ठंडी हुई, राहुल घर वापस आया। घर अब खाली था। वह आंगन में गया जहां उसके पिता की रिक्शा खड़ी थी। वही रिक्शा जिस पर उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। लोग कह रहे थे, राहुल, इस रिक्शा को बेच दे, कुछ पैसे मिल जाएंगे, तेरा गुजारा हो जाएगा। कुछ ने कहा, इसे कबाड़ में दे दे, यह मनहूस है। राहुल ने उस रिक्शा के जंग लगे हैंडल को छुआ। उसे अपने पिता के स्पर्श का एहसास हुआ। उसने मन ही मन एक प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो एक 17 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी थी। उसने कसम खाई, आज मेरे पिता सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि कोई गाड़ी यहां आ नहीं सकी और मैं उन्हें ले जा नहीं सका। गरीबी और खराब रास्तों की वजह से आज के बाद इस गांव में कोई और नहीं मरेगा। यह रिक्शा जिसने मेरे पिता की जान नहीं बचाई, अब यही रिक्शा हजारों जान बचाएगी। उस दिन के बाद से राहुल बदल गया। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। वह दिन भर घर के अंदर बंद रहता या फिर गांव के कबाड़खाने में बैठा रहता। लोग बातें बनाने लगे, रामदीन का लड़का सदमे में पागल हो गया है। औरतों ने कुएं पर पानी भरते हुए कानाफूसी की। दिन भर लोहे लक्कड़ से खेलता रहता है, न खाता है न पीता है, पड़ोसियों ने चर्चा की। लेकिन राहुल को किसी की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में एक नक्शा बन रहा था। उसने अपने पिता के पुराने संदूक से कुछ पैसे निकाले जो रामदीन ने उसकी पढ़ाई के लिए जमा किए थे। उन पैसों से वह शहर गया। लोग सोच रहे थे कि वह कपड़े या खाना लाएगा, लेकिन वह क्या लाया? टूटी हुई मोटरों के हिस्से, पुराने इन्वर्टर की बैटरियां, बच्चों के खेलने वाली रिमोट कंट्रोल कारों के सर्किट और ढेर सारे तार। वह अपनी झोपड़ी में वापस आया और उसने एक बोर्ड लगा दिया, कृपया परेशान न करें। उसके घर से रात रात भर खटपट की आवाजें आती। कभी वेल्डिंग की रोशनी चमकती तो कभी किसी मोटर के चलने की घरघराहट। गांव के बच्चे डर के मारे उसके घर के पास नहीं जाते थे। वे उसे पागल वैज्ञानिक कहकर चिढ़ाते थे। राहुल की भूख प्यास मिट चुकी थी। वह दिन में सिर्फ एक बार रूखी सूखी रोटी खाता। उसकी मां की तस्वीर दीवार पर टंगी थी और पिता की तस्वीर मेज पर। वह उनसे बातें करता, बापू देखना, मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होगी, जो आग में, पानी में, कीचड़ में,
कहीं भी जा सकेगी, जो किसी बेटे को अनाथ नहीं होने देगी। उसकी योजना अजीब थी लेकिन अद्भुत थी। वह उस पुरानी पैडल वाली रिक्शा को एक रोबोट में बदलना चाहता था, एक ऐसा वाहन जो रिमोट से चले, जिसमें सोलर पैनल लगे हों ताकि पेट्रोल की जरूरत न पड़े और जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी संतुलन न खोए। यह सुनने में किसी विज्ञान गल्प जैसा लगता था और करने में असंभव। उसके पास न तो इंजीनियरिंग की डिग्री थी, न ही बड़े उपकरण। उसके पास थी तो बस एक छेनी, एक हथौड़ा और एक बेटे का अटूट संकल्प। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। जब उसने पहली बार रिक्शा में मोटर लगाने की कोशिश की तो रिक्शा का चैन टूट गया। दूसरी बार जब उसने बैटरी जोड़ी तो तारों में आग लग गई और उसका हाथ जल गया। फोड़े पड़ गए, खून निकला, लेकिन उसने काम नहीं रोका। वह अपनी जले हुए हाथ पर हल्दी का लेप लगाता और फिर से काम में जुट जाता। वह कबाड़ से मिले सामानों को जुगाड़ तकनीक से जोड़ रहा था। उसने एक पुराने स्कूटर के शॉक एब्जॉर्बर निकाले और उन्हें रिक्शा के पहियों में फिट किया ताकि मरीज को झटका न लगे। उसने एक टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे का लेंस निकाला और उसे रिक्शा के आगे लगाया ताकि वह इसे दूर बैठे देख सके। महीने बीतते गए, सर्दियां आ गईं। राहुल के कपड़े फट चुके थे, बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी निकल आई थी। वह किसी साधु जैसा दिखने लगा था जिसकी तपस्या उसका आविष्कार था। गांव वालों ने अब उससे उम्मीद छोड़ दी थी। सरपंच जी एक दिन आए और बोले, राहुल बेटा, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? शहर में एक दुकान पर काम मिल रहा है, चला जा। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, काका बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मेरी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई है। सरपंच जी सिर हिलाते हुए चले गए। पागल है, पूरा पागल है, ताक के साथ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पागलपन और जुनून में बहुत बारीक फर्क होता है और इतिहास हमेशा जुनूनियों ने ही रचा है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल ने अपनी मशीन का आखिरी तार जोड़ा। उसने उस पुरानी रिक्शा का पूरा ढांचा बदल दिया था। अब वह रिक्शा नहीं लग रही थी, वह लोहे की चादरों, तारों और मोटरों का एक अजीब सा मिश्रण थी। उसने उसके ऊपर एक छोटा सा सोलर पैनल लगाया था जो उसने एक पुराने कैलकुलेटर और स्ट्रीट लाइट के कचरे से बनाया था। राहुल ने कांपते हाथों से रिमोट का बटन दबाया। यह रिमोट उसने एक पुराने टीवी रिमोट और रेडियो के पुर्जों को मिलाकर बनाया था। जैसे ही उसने बटन दबाया, एक हल्की सी बीप की आवाज हुई। रिक्शा के नीचे लगी मोटर ने आवाज की, घुर घुर, और फिर चमत्कार हुआ। वह भारी भरकम मशीन बिना किसी के धक्का दिए धीरे धीरे आगे बढ़ी। राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर मशीन के पास गया और उसे गले लगा लिया। वह लोहा ठंडा था, लेकिन उसे उसमें अपने पिता की गर्मी महसूस हुई। चल पड़ी बापू, आपकी रिक्शा फिर से चल पड़ी। वह उस रात अकेले ही हंसा और अकेले ही रोया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मशीन का चलना आसान था, लेकिन उसे असली दुनिया की मुश्किलों से लड़ना अभी बाकी था। उसे अभी यह साबित करना था कि यह कबाड़ किसी की जान बचा सकता है। अगली सुबह जब राहुल अपनी इस अजीबोगरीब मशीन को लेकर गांव के मैदान में आया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे हंस रहे थे, बड़े मजाक उड़ा रहे थे। लो भाई, राहुल का उड़न खटोला आ गया, किसी ने ताना मारा। अरे यह तो कबाड़ का ढेर है, यह क्या करेगा? राहुल ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने हाथ में रिमोट लिया और मशीन को मैदान के पत्थरों और गड्ढों के ऊपर से चलाना शुरू किया। लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वह मशीन बिना किसी इंसान के बैठे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से आसानी से निकल रही है। उसके पहिए ऐसे मुड़ रहे थे जैसे किसी जानवर के पैर हों। भीड़ की हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। तभी भीड़ में से एक बुजुर्गवार जो सेना से रिटायर्ड हवलदार थे आगे आए। उन्होंने गौर से उस मशीन को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे राहुल ने पुरानी साइकिल की चेन का इस्तेमाल करके उसे टैंक जैसा कैटरपिलर ट्रैक सिस्टम दिया था। हवलदार की आंखों में एक चमक आ गई। वह बड़बड़ाए, यह लड़का नहीं जानता कि इसने क्या बना दिया है। यह सिर्फ रिक्शा नहीं है, यह तो जंग के मैदान का साथी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव वाले इसे सिर्फ एक खिलौना समझ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सरहद पर, जो उनके गांव से ज्यादा दूर नहीं थी, कुछ ऐसा होने वाला था जो इस मशीन की किस्मत और राहुल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। भगवान की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। और राहुल की परीक्षा का समय अब आ चुका था। गांव के लोग कहते हैं कि इंसान दो ही सूरत में अपनी सुध बुध खोता है, या तो जब उसे बेइंतहा मोहब्बत हो जाए
या फिर जब उसे गहरा सदमा लगे। राहुल को दोनों हुआ था। उसे अपने पिता से मोहब्बत थी और उनकी मौत का सदमा उसके दिल में नासूर बन गया था। राहुल का घर अब घर नहीं, एक लोहार की भट्टी जैसा बन गया था। आंगन में तुलसी का पौधा सूख रहा था क्योंकि उसे पानी देने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस सूखे हुए तुलसी के पौधे के पास ही लोहे और तारों का एक जंगल उग आया था। राहुल ने अपने घर के बर्तन बेच दिए थे। मां की पुरानी पीतल की थालियां जिनमें कभी खीर परोसी जाती थी, अब कबाड़ वाले की दुकान पर थीं। बदले में वह क्या लाया था? पुराने ट्रकों के खराब गियर, जंग लगी चेन और बिजली के खंभों से गिरे हुए मोटे तार। पड़ोस की काकी, जो कभी राहुल को अपने बेटे जैसा मानती थी, अब अपने बच्चों को उसके घर के पास जाने से रोकती थी। उधर मत जाना, वह अपने छोटे बेटे को डांटते हुए कहती। वह लड़का रामदीन का बेटा, उस पर कोई साया है, रात भर लोहे से बातें करता है, कहीं तुझे भी कुछ हो गया तो? समाज कितना अजीब होता है, जब कोई बिखर रहा होता है तो उसे पागल घोषित कर देता है, लेकिन जब वही इंसान कुछ बना लेता है तो उसे मसीहा कहने लगता है। राहुल अभी उस पागल वाले दौर में था। उसकी मशीन, जिसे वह प्यार से सारथी बुलाता था, जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। लेकिन मुश्किलें कम नहीं थीं। सबसे बड़ी समस्या थी उस भारी मशीन को चलाने की ताकत। राहुल ने जो मोटर लगाई थी वह एक पुरानी वॉशिंग मशीन की थी। समतल जमीन पर तो वह ठीक थी, लेकिन जैसे ही राहुल उसे थोड़ी चढ़ाई पर ले जाता, मोटर गर्म होकर बंद हो जाती। और राहुल जानता था कि सरहद का रास्ता समतल नहीं है, वहां पहाड़ हैं, पत्थर हैं और खड़ी चढ़ाइयां हैं। एक दोपहर मई की तपती गर्मी में राहुल पसीने से लथपथ होकर मशीन के साथ जूझ रहा था। मशीन बार बार एक ईंट के ऊपर चढ़ने में फेल हो रही थी। राहुल ने गुस्से में अपना हथौड़ा जमीन पर दे मारा। क्यों नहीं चल रही तू? वह चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कुछ आवारा कुत्ते भौंकने लगे। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। आकले थे, वह चिल्लाया, वह वहीं जमीन पर बैठ गया। हताश होकर उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। खाने के नाम पर कल रात की बची हुई एक रोटी थी जिस पर चींटियां लग रही थीं। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक पुराने टूटे हुए स्कूटर पर पड़ी। यह स्कूटर सरपंच जी का था, जो उन्होंने कबाड़ में फेंक दिया था क्योंकि उसका इंजन सीज हो गया था। राहुल की आंखों में एक चमक आई। गियर, वह बुदबुदाया। मुझे ताकत नहीं, मुझे गियर चाहिए। उसने तुरंत अपनी छेनी उठाई और स्कूटर के गियर बॉक्स को खोलने में जुट गया। उसके हाथ में चोट लगी, खून निकला, लेकिन उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। अगले 3 दिन तक राहुल ने अपनी झोपड़ी से बाहर कदम नहीं रखा। उसने वॉशिंग मशीन की मोटर को स्कूटर के गियर बॉक्स से जोड़ने का एक अनोखा तरीका निकाला। यह कोई इंजीनियरिंग की किताब में नहीं लिखा था, यह शुद्ध देसी जुगाड़ था। उसने साइकिल की चेन का इस्तेमाल करके मोटर की शक्ति को पहियों तक पहुंचाया। जब उसने मशीन को फिर से चालू किया तो आवाज बदल गई थी। पहले वह घुर्र घुर्र करती थी, अब वह किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही थी। राहुल ने रिमोट का लीवर आगे बढ़ाया। मशीन ने एक झटके के साथ उस ईंट को पार कर लिया। फिर उसने सामने रखे बड़े पत्थर की तरफ मशीन को मोड़ा। मशीन रुकी नहीं, उसके दांतेदार पहिए पत्थर पर चढ़ गए और उसे पार कर गए। राहुल की फटी हुई एड़ियों और मैले कपड़ों के बीच उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी। उसने साबित कर दिया था कि दिमाग हो तो कबाड़ भी कमाल कर सकता है। लेकिन भगवान अभी भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। मशीन तो बन गई थी, लेकिन उसे देखेगा कौन? उसे नियंत्रित कौन करेगा? राहुल चाहता था कि यह मशीन दूर से चले ताकि फौजी भाई अपनी जान जोखिम में न डालें। लेकिन उसके पास जो रिमोट था वह बच्चों की खिलौना कार का था। उसकी रेंज सिर्फ 10-20 कदम थी। अगर मशीन 100 कदम दूर गई तो संपर्क टूट जाएगा। बाजार में लंबी दूरी का रिमोट कंट्रोल बहुत महंगा था, हजारों रुपए का। राहुल के पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा था। उसने अपने पिता की पुरानी घड़ी की तरफ देखा। यह आखिरी निशानी थी। रामदीन बाबू इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते थे। राहुल ने घड़ी को उठाया, उसे माथे से लगाया और चूमा। माफ करना बापू। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। आपकी निशानी जा रही है ताकि किसी और का सुहाग या किसी और का बेटा बच सके। राहुल शहर गया और घड़ी बेच दी। जो पैसे मिले उनसे वह पुराने रेडियो के पुर्जे और एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर का सामान लाया। उसने अपनी मशीन में एक आंख भी लगाई, एक पुराना स्मार्टफोन जिसका स्क्रीन टूटा हुआ था, लेकिन कैमरा काम कर रहा था।
उसने फोन को मशीन के आगे फिट किया और उसे इंटरनेट के जरिए अपने दूसरे फोन से जोड़ दिया। अब वह अपनी झोपड़ी में बैठकर देख सकता था कि मशीन बाहर क्या देख रही है। उस रात पूर्णमासी थी। चांद की रोशनी में राहुल अपनी मशीन को लेकर गांव के बाहर वाली पहाड़ी पर गया। यह वही जगह थी जहां गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते थे। पहाड़ी की ढलान बहुत तेज थी। राहुल नीचे खड़ा रहा और उसने मशीन को ऊपर भेजा। रिमोट उसके हाथ में था और उसकी नजरें फोन की स्क्रीन पर थीं। मशीन धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। पहिए मिट्टी को काट रहे थे। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। मशीन बिना रुके चढ़ रही थी। फोन की स्क्रीन पर उसे पहाड़ी के ऊपर का नजारा दिख रहा था। चांदनी में नहाया हुआ गांव, दूर बहती नदी और वह रास्ता, वह खूनी रास्ता जिसने उसके पिता की जान ली थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक स्क्रीन झिलमिलाने लगी। संपर्क टूटने लगा। मशीन पहाड़ी के एकदम किनारे पर थी। अगर अब कंट्रोल गया तो मशीन नीचे खाई में गिर जाएगी और राहुल की महीनों की मेहनत चूर चूर हो जाएगी। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। उसने किसी विज्ञान के नियम को नहीं, बल्कि अपने इष्ट देव संकटमोचन हनुमान को याद किया। हे पवन पुत्र, इसमें मेरी नहीं, मेरे पिता की आत्मा है। इसे गिरने मत देना। उसने एक गहरी सांस ली और एक एंटीना को थोड़ा सा घुमाया, जिसे उसने तांबे के तार से खुद बनाया था। स्क्रीन फिर से साफ हो गई। मशीन पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई थी और वहां शान से खड़ी थी, जैसे कोई ध्वज स्तंभ हो। राहुल ने हवा में मुक्का मारा। उसने कर दिखाया था। उसने कबाड़ से एक ऐसा रोबोट बना दिया था जो दुर्गम रास्तों पर जा सकता था, देख सकता था और सबसे जरूरी वापस आ सकता था। लेकिन गांव वालों को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए राहुल अब एक तमाशा बन गया था। अगले दिन जब राहुल अपनी मशीन को साफ कर रहा था तो गांव के कुछ मनचले लड़के वहां आए। उनमें से एक, जो जमींदार का बेटा था, बोला, क्यों बे राहुल, सुना है तूने चांद पर जाने वाली गाड़ी बनाई है? जरा हमें भी तो दिखा। इसमें बैठकर स्वर्ग जाते हैं या नरक? सब जोर से हंसे। राहुल चुप रहा। वह जानता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जमींदार के बेटे ने हद पार कर दी। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से मशीन पर मारा। पत्थर सीधा मशीन के कैमरे फोन पर लगा। छटैक की आवाज आई। स्क्रीन पर एक और दरार पड़ गई। राहुल का खून खौल उठा। यह मशीन उसके लिए मशीन नहीं, उसके पिता का दूसरा रूप थी। वह खड़ा हुआ, उसकी मुट्ठियां बिछी हुई थीं। उसकी आंखों में वह आग थी जिससे लोहा पिघल जाता है। खबरदार जो इसे हाथ लगाया। राहुल की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। लड़के, जो उसे कमजोर समझते थे, उसकी यह रूप देखकर सहम गए। राहुल ने कहा, तुम लोग आज हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन याद रखना, जिस दिन वक्त पलटेगा यही लोहा, यही कबाड़ तुम सबकी बोलती बंद कर देगा। वह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि राहुल अब हिंसक हो गया है। सरपंच ने उसे चेतावनी भिजवाई कि अगर उसने फिर किसी से झगड़ा किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। राहुल और अकेला हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे हुए कैमरे को फिर से जोड़ा, उस पर टेप चिपकाया। कोई बात नहीं सारथी, उसने मशीन को सहलाते हुए कहा, जख्म ही योद्धा के गहने होते हैं। उसी दौरान देश की सरहद पर माहौल गर्म हो रहा था। राहुल का गांव सीमा के पास था। आए दिन गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं। अखबारों में खबरें आ रही थीं कि दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पहाड़ों में बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही थीं। सेना के काफिले अक्सर गांव की सड़क से गुजरते थे। बच्चे दौड़कर उन्हें सलाम करते थे, लेकिन राहुल बस अपनी मशीन को देखता था। उसे अंदर से एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका सारथी किसी बड़े काम के लिए तैयार हो रहा है। और वह दिन आ ही गया। नियति ने अपनी बिसात बिछा दी थी। वह जुलाई की एक उमस भरी दोपहर थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिल्कुल उस रात की तरह जब रामदीन की मौत हुई थी। गांव में अचानक भगदड़ मच गई। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई निकलीं। पता चला कि पास की पहाड़ी पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड हुआ है। लेकिन यह सामान्य भूस्खलन नहीं था। खबर आई कि सेना का एक ट्रक जो गश्त पर था, ऊपर से गिरते पत्थरों की चपेट में आ गया है। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह इलाका नो मैंस लैंड के पास था, जहां पुरानी बारूदी सुरंगें, लैंड माइंस दबी हो सकती थीं। कोई भी बड़ा वाहन या इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ जवान मलबे के नीचे दबे थे और कुछ घायल थे। उन्हें मदद चाहिए थी और वह भी जल्दी।
सेना के बड़े अधिकारी कर्नल साहब हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे, लेकिन खराब मौसम और घने जंगल की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सकता था। कर्नल साहब हताश थे। हमें वहां तक दवाइयां और पानी पहुंचाना होगा और स्थिति का जायजा लेना होगा, लेकिन अगर हम पैदल गए तो बारूदी सुरंगों का खतरा है, एक सूबेदार ने कर्नल को रिपोर्ट दी। गांव वाले भी वहां जमा हो गए थे। हर कोई बस तमाशबीन बना खड़ा था। बेबसी चारों तरफ फैली थी, किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक पतली दुबली आकृति सामने आई। उसके कपड़ों पर ग्रीस के दाग थे, बाल बिखरे हुए थे और पीछे पीछे घुर्र घुर्र करती हुई एक अजीब सी मशीन चल रही थी। यह राहुल था। सिपाही ने उसे रोका। ए लड़के, पीछे हट, यहां कोई खेल नहीं चल रहा। राहुल रुका नहीं, वह सीधा कर्नल साहब की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने कर्नल की आंखों में देखा और अपनी टूटी फूटी हिंदी में मगर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, साहब, मेरा नाम राहुल है, मैं वहां जा सकता हूं। कर्नल ने उस लड़के को और उसके पीछे खड़ी उस कबाड़ से बनी मशीन को देखा। मशीन पर जगह जगह वेल्डिंग के निशान थे, पहिए अलग अलग रंग के थे और उस पर टेप चिपका हुआ था। कर्नल को हंसी आ सकती थी। टेप आंख उनको तहत करे, उनको तहत करे, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे। तुम वहां? कर्नल ने अविश्वास से पूछा। वहां बारूदी सुरंगें हो सकती हैं, एक गलत कदम और सब खत्म। राहुल ने अपनी मशीन के ऊपर हाथ रखा। साहब, यह इंसान नहीं है, इसके पैर नहीं उखड़ेंगे, यह हल्का है, बारूदी सुरंग शायद न फटे, और अगर फट भी गई। राहुल ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी। तो सिर्फ कबाड़ उड़ेगा, किसी मां का बेटा नहीं मरेगा। कर्नल सन्न रह गए। एक गांव के अनपढ़ दिखने वाले लड़के के मुंह से इतनी बड़ी बात। भीड़ में खड़े सरपंच और वो लड़के जिन्होंने राहुल का मजाक उड़ाया था, अब अपनी सांसें रोके खड़े थे। कर्नल ने सूबेदार की तरफ देखा। समय बीत रहा था, घायल जवानों की जान खतरे में थी, कोई और विकल्प नहीं था। कर्नल ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, क्या तुम्हें यकीन है कि यह खिलौना काम करेगा? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, यह खिलौना नहीं है, यह मेरे पिता का सपना है, और पिता का सपना कभी फेल नहीं होता। राहुल ने अपनी जेब से वह रिमोट निकाला जो उसने टेप से चिपका रखा था। उसने कर्नल को दिखाया कि कैसे फोन की स्क्रीन पर मशीन का नजारा दिखता है। मैं यहीं से बैठकर इसे वहां भेज सकता हूं। इसमें पानी की बोतलें और फर्स्ट एड किट रख दीजिए। कर्नल ने एक गहरा फैसला लिया। ठीक है, इसे जाने दो। अब राहुल और उसकी मशीन सारथी के सामने मौत का मैदान था। एक तरफ सेना थी, एक तरफ गांव वाले, और बीच में वह 17 साल का लड़का अपने रिमोट के साथ। यह सिर्फ एक मशीन की परीक्षा नहीं थी, यह राहुल की उस तपस्या की परीक्षा थी जो उसने अपने पिता की चिता की आग के सामने शुरू की थी। क्या कबाड़ से बनी यह मशीन देश के वीर जवानों को बचा पाएगी, या फिर उन लड़कों का मजाक सच साबित होगा और यह सिर्फ एक पागलपन का नमूना बनकर रह जाएगी? आसमान में बादल गरजे, जैसे कुदरत भी इस मुकाबले का ऐलान कर रही हो। राहुल ने रिमोट का बटन दबाया, मशीन ने अपनी मोटर चालू की, गुर्र, और फिर वह धीरे धीरे उस मौत की घाटी की तरफ बढ़ चली। उस पल पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया था। अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। बादलों की गरज थम गई थी, हवा रुक गई थी। सबकी नजरें सिर्फ दो चीजों पर थीं, राहुल के हाथ में मौजूद उस पुराने टेप लगे हुए रिमोट पर और उस अजीबोगरीब मशीन पर जो धीरे धीरे मौत के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कर्नल साहब ने अपनी दूरबीन आंखों से लगा रखी थी। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। उन्होंने जंग के मैदान में बड़ी बड़ी तोपें और टैंक देखे थे, लेकिन कबाड़ से बनी ऐसी चीज उन्होंने पहली बार देखी थी। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उम्मीद थी तो दूसरी तरफ एक डर कि अगर यह मशीन किसी बारूदी सुरंग लैंडमाइन पर चढ़ गई और धमाका हुआ तो मलबे में दबे घायल जवानों के बचने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। सारथी आगे बढ़ा। उसके पहिए, जो कभी स्कूटर का हिस्सा थे, अब गीली और फिसलन भरी मिट्टी को काट रहे थे। मशीन की चाल धीमी थी, बहुत धीमी। गुर्र गुर्र की आवाज, जो पहले गांव वालों को मजाक लगती थी, अब किसी योद्धा की सांसों जैसी भारी लग रही थी। रास्ता सीधा नहीं था। भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े पत्थर रास्ते में पड़े थे। कीचड़ का दलदल था। एक जगह मशीन का बायां पहिया एक गहरे गड्ढे में फंस गया। मशीन एक तरफ झुक गई,
भीड़ में से किसी की चीख निकल गई। मशीन पलट गई। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि फोन की स्क्रीन पर गड़ा दी। स्क्रीन पर सब कुछ टेढ़ा दिख रहा था। मशीन 45 डिग्री के कोण पर झुक गई थी। अगर यह सामान्य गाड़ी होती तो अब तक पलट चुकी होती, लेकिन राहुल ने इसमें जो सस्पेंशन लगाया था, वही जुगाड़ जो उसने साइकिल के स्प्रिंग और रबर की चप्पलों को काटकर बनाया था, वह अब काम कर रहा था। राहुल ने होठों को भींचा और रिमोट के लीवर को बहुत नजाकत से धीरे से बाईं ओर घुमाया। उसने मशीन को आगे बढ़ाने के बजाय थोड़ा पीछे लिया। पहिया गड्ढे में घूमा, कीचड़ उछला और फिर मशीन ने अपनी पकड़ बना ली। स्प्रिंग दब गए और मशीन ने खुद को सीधा कर लिया। उसने एक जानवर की तरह उस गड्ढे को पार किया। शाबाश! कर्नल के मुंह से अचानक निकल गया। वह हैरान थे। इस लड़के ने इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन कैसे दिया, वह भी कबाड़ से। वह बड़बड़ाए। सेना की महंगी गाड़ियों में यह तकनीक होती है, लेकिन एक अनपढ़ दिखने वाले लड़के ने इसे लोहे की छड़ों से बना दिया था। मशीन अब नो मैन्स लैंड के करीब थी। यहां खतरा सिर्फ फिसलन का नहीं था, यहां मौत जमीन के नीचे सो रही थी। बारूदी सुरंगें। राहुल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियां स्थिर थीं। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। बापू, आप देख रहे हो ना, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं बस संभल कर चल रहा हूं। तभी स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। फोन का कैमरा हिलने लगा। सिग्नल कमजोर हो रहा था। राहुल ने जो ट्रांसमीटर लगाया था, वह बादलों और पहाड़ों की वजह से गड़बड़ा रहा था। स्क्रीन पर सफेद झिलमिलाहट स्टैटिक आने लगी। तस्वीर गायब हो रही थी और बिना आंखों के मशीन को चलाना मतलब सीधे खाई में कूदना। सिग्नल जा रहा है, राहुल चिल्लाया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कर्नल ने तुरंत कहा। इसे वापस बुला लो। अगर यह आगे गई और हम देख नहीं पाए तो यह मलबे से टकरा सकती है। राहुल पसीने से तरबतर था। क्या उसे वापस बुला ले? नहीं, अगर वापस बुलाया तो वे जवान मर जाएंगे। उसने आसमान की तरफ देखा। काले बादलों के बीच उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने अपनी जेब से एक तांबे का तार निकाला, वही तार जो उसने एक्स्ट्रा रखा था। उसने जल्दी से रिमोट के एंटीना पर वह तार लपेटा और उसे ऊपर की तरफ तान दिया। वह खुद एक मानव एंटीना बन गया था। वह पत्थर की एक चट्टान पर चढ़ गया और अपना हाथ जितना हो सके ऊपर उठा दिया। स्क्रीन पर तस्वीर लौटी। धुंधली थी, लेकिन दिख रहा था। मशीन अब मलबे के ढेर के पास पहुंच चुकी थी। वहां का नजारा भयानक था। चट्टानें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। एक सेना का ट्रक पूरी तरह कुचला हुआ था और उस ट्रक के पास कोई हलचल नहीं थी। राहुल का दिल बैठ गया। क्या सब खत्म हो गया? उसने सोचा। उसने मशीन को और करीब भेजा। मशीन का कैमरा ट्रक के केबिन की तरफ घूमा। कांच टूटा हुआ था, अंदर कोई नहीं था। राहुल ने मशीन को चारों तरफ घुमाया। तभी फोन की स्क्रीन के कोने में कुछ हिला। एक हाथ, एक इंसान का हाथ पत्थरों के बीच से बाहर निकला हुआ था और बेजान पड़ा था। फिर वह हाथ थोड़ा हिला। साहब, वो जिंदा हैं। राहुल चीखा। वहां कोई है। कर्नल ने दूरबीन से देखा, लेकिन उन्हें मलबे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन राहुल के फोन में सब साफ था। मशीन उस हाथ की तरफ बढ़ी। वह एक जवान था जिसका आधा शरीर पत्थरों के नीचे दबा था। उसके चेहरे पर खून और धूल जमी थी। वह बेहोशी की हालत में था। मशीन उसके पास जाकर रुक गई। राहुल ने रिमोट का एक और बटन दबाया। मशीन के पीछे लगा एक छोटा बॉक्स खुला। यह राहुल का एक और आविष्कार था, एक सर्वो मोटर से खुलने वाला ढक्कन। उस बॉक्स में पानी की बोतलें और फर्स्ट एड किट रखी थी। जवान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि लोहे और तारों का एक ढांचा खड़ा था। एक अजीब सी मशीन जिसके ऊपर एक टूटा हुआ मोबाइल फोन लगा था और जिसमें से एक अजीब सी बीप बीप की आवाज आ रही थी। जवान को लगा शायद वह मति भ्रम हेलुसिनेशन का शिकार है। शायद मौत उसे लेने आई है और यह यमराज का कोई वाहन है। तभी मशीन से एक आवाज आई। राहुल ने अपने रिमोट में एक माइक लगा रखा था जो मशीन के स्पीकर से जुड़ा था। आवाज फटी फटी थी, लेकिन शब्द साफ थे। फौजी भाई, डरो मत, मैं राहुल हूं। पानी पी लो। जवान चौंक गया। यह मशीन बोल रही थी और वह भी हिंदी में। उसने कांपते हाथों से मशीन के बॉक्स से पानी की बोतल निकाली। उसने एक घूंट पिया। पानी, जीवन, अमृत। पानी हलक से नीचे उतरते ही उसमें जान आ गई।
उसने बोतल अपने साथी की तरफ बढ़ाई जो उसके पीछे फंसा था। जवान ने मशीन के ऊपर लगे कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और कैमरे को थम्स अप किया। राहुल ने जब स्क्रीन पर वह थम्स अप देखा तो वह चट्टान पर ही घुटनों के बल बैठ गया। वह रो पड़ा। इस बार यह आंसू दुख के नहीं थे, यह जीत के आंसू थे। भीड़ जो सांस रोके खड़ी थी राहुल को रोता देख घबरा गई। उन्हें लगा शायद कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ? मर गए क्या सब? सरपंच ने डरते हुए पूछा। राहुल ने भीगी हुई आंखों से पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो सूरज को भी मात दे दे। वह चिल्लाया, जिंदा हैं, हमारे जवान जिंदा हैं। मशीन पहुंच गई। पूरी घाटी भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी। लोग खुशी से पागल हो गए। जो लोग कल तक राहुल को पत्थर मार रहे थे आज वे उसे कंधों पर उठाने को तैयार थे। कर्नल साहब जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे उनकी आंखों के कोने भी भीग गए। उन्होंने आगे बढ़कर राहुल के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने आज वो कर दिखाया जो मेरी पूरी बटालियन नहीं कर पाई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जश्न मनाना अभी जल्दबाजी थी। जवान जिंदा थे लेकिन वे अभी भी फंसे हुए थे और अब सबसे बड़ी मुसीबत सामने थी। मौसम फिर बिगड़ रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट बता रही थी कि भारी बारिश होने वाली है। अगर बारिश हुई तो और भूस्खलन होगा और वो जवान मलबे के साथ खाई में समा जाएंगे। कर्नल का चेहरा फिर गंभीर हो गया। राहुल, हमने पानी तो पहुंचा दिया लेकिन उन्हें बाहर कैसे निकालें? हम वहां जा नहीं सकते और वो चल नहीं सकते। राहुल ने अपनी मशीन को स्क्रीन पर देखा। मशीन छोटी थी, वह इंसान को खींच नहीं सकती थी, या शायद खींच सकती थी। राहुल को याद आया जब वह मशीन बना रहा था तो उसने इसमें एक विंच खींचने वाली चरखी लगाई थी। यह चरखी उसने पुराने कुएं से पानी खींचने वाली घिरनी और स्कूटर के स्टार्टर मोटर से बनाई थी। उसका मकसद था कि अगर मशीन कहीं फंस जाए तो वह खुद को खींच कर निकाल सके। लेकिन क्या वह मोटर 2 इंसानों का भार खींच पाएगी? राहुल ने कर्नल से कहा, साहब, मेरी मशीन में एक रस्सी है। अगर वो जवान रस्सी को अपनी कमर में बांध लें तो मशीन उन्हें खींच सकती है। कर्नल ने मशीन के आकार को देखा। नामुमकिन, उन्होंने कहा। यह मशीन खुद 50 किलो की होगी। वो 2 जवान कम से कम 150 किलो के होंगे। यह मशीन उन्हें नहीं खींच पाएगी, बल्कि वो जवान मशीन को अपनी तरफ खींच लेंगे या मशीन की मोटर जल जाएगी। यह विज्ञान का नियम था। लेकिन राहुल विज्ञान नहीं, विश्वास पर चल रहा था। उसने कहा, साहब, चींटी अपने से 10 गुना भारी वजन उठाती है। मेरी मशीन भी उठाएगी, बस आप उन पर भरोसा रखिए। राहुल ने रिमोट से कमांड दिया। मशीन का पिछला हिस्सा खुला और उसमें से एक मजबूत नायलॉन की रस्सी बाहर निकली। मशीन के स्पीकर से राहुल ने फिर कहा, फौजी भाई, वो रस्सी पकड़ो, अपनी बेल्ट से बांधो, मैं तुम्हें खींचने वाला हूं। जवान समझ गए। उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने रस्सी पकड़ी और एक दूसरे की कमर से बांध ली। वे तैयार थे। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। राहुल ने गियर बदला। उसने मोटर को लो गियर में डाला, वही गियर जो सबसे ज्यादा ताकत देता है। उसने बटन दबाया, रस्सी तनी, मशीन के पहिए जमीन पर घूमने लगे। कीचड़ उछला। मशीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन पीछे का भार बहुत ज्यादा था। मशीन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। पहिए जमीन खोद रहे थे। धुआं निकलने लगा था। मोटर जल जाएगी राहुल, कर्नल चिल्लाए, बंद करो। राहुल ने सुना नहीं। उसे अपने पिता की रिक्शा याद आई। उस रात जब वह रिक्शा खींच रहा था वह भी ऐसे ही फंस गई थी। उस वक्त वह हार गया था, लेकिन आज वह नहीं हारेगा। जय बजरंग बली। राहुल ने चीखते हुए रिमोट का एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। मशीन के अंदर से चिंगारियां निकलीं, तारों से जलने की बू आने लगी। लेकिन तभी मशीन का अगला पहिया उठा। उसने जमीन को जकड़ा और 1 इंच मशीन आगे बढ़ी, फिर 2 इंच। उधर मलबे में जवान का शरीर थोड़ा खिसका, चल पड़ी। सूबेदार चिल्लाया। मशीन कराह रही थी। उसका हर एक पुर्जा चीख रहा था। वह गर्म हो चुकी थी। प्लास्टिक के हिस्से पिघलने लगे थे, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। राहुल पसीने और आंसुओं में भीगा हुआ मंत्र की तरह बस एक ही बात बोल रहा था, चल मेरी सारथी, बस आज चल जा। उसके बाद भले ही टूट जाना। धीरे धीरे, इंच दर इंच मशीन उन घायल जवानों को मौत के मुंह से बाहर खींच रही थी। बारिश शुरू हो गई। बूंदें मशीन पर गिरने लगीं और उससे भाप निकलने लगी।
मशीन अब एक आग के गोले जैसी दिख रही थी जो बारिश में भी जल रहा था। जब जवान सुरक्षित जमीन के करीब पहुंचे जहां सेना के बाकी लोग उन्हें पकड़ सकते थे, तभी एक जोरदार आवाज हुई, खटाक। मशीन की मुख्य चेन टूट गई। मशीन का एक पहिया अलग होकर लुढ़क गया। मशीन वहीं रुक गई। धुआं निकल रहा था। वह मर चुकी थी, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। जवान अब सेना की पहुंच में थे। सैनिक दौड़कर गए और अपने साथियों को खींच लिया। जैसे ही आखिरी जवान सुरक्षित घेरे में आया, ऊपर से एक बड़ा हिस्सा जहां वे फंसे थे भरभराकर नीचे खाई में गिर गया। अगर 1 मिनट की भी देरी होती तो वे सब खत्म हो जाते। भीड़ सन्न रह गई। फिर जो शोर उठा वह तूफान से भी तेज था। राहुल ने रिमोट जमीन पर छोड़ दिया। वह दौड़कर किनारे पर गया। उसने देखा कि उसकी प्यारी सारथी, उसकी मेहनत, उसके पिता की निशानी अब टूटी फूटी हालत में धुएं के गुबार के बीच पड़ी है। वह एक शहीद की तरह लग रही थी। कर्नल साहब राहुल के पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी टोपी उतारी और उस 17 साल के लड़के के सामने सिर झुका दिया। एक कर्नल का एक रिक्शे वाले के बेटे के सामने सिर झुकाना, यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। घायल जवान जिन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, उन्होंने राहुल को पास बुलाने का इशारा किया। राहुल उनके पास गया। जवान ने अपना खूनी हाथ उठाया और राहुल के गाल पर रखा। शुक्रिया छोटे भाई, जवान ने लड़खड़ाते हुए कहा। आज तूने हमें नहीं, हमारे परिवार को बचाया है। राहुल रो रहा था, लेकिन यह गर्व के आंसू थे। तभी पीछे से आवाज आई। वह जमींदार का बेटा था जिसने मशीन तोड़ी थी। वह सिर झुकाए खड़ा था। वह राहुल के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे भाई, मैं अंधा था। तू पागल नहीं है, तू तो भगवान है। राहुल ने उसे उठाया और गले लगा लिया। मैं भगवान नहीं हूं, राहुल ने कहा। मैं तो बस एक बेटा हूं जो अपनी पिता की कसम पूरी कर रहा था। बारिश तेज हो गई थी, मानो आसमान राहुल की मशीन की आग को ठंडा कर रहा हो और उसकी जीत का अभिषेक कर रहा हो। उस दिन उस कबाड़ के ढेर ने साबित कर दिया था कि हीरो बनने के लिए वर्दी की जरूरत नहीं होती, बस एक जिगर चाहिए होता है जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो। लेकिन नियति के खेल निराले होते हैं। राहुल ने सोचा था कि यह अंत है। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उसकी मशीन की बहादुरी की खबर उस घाटी से बाहर निकलकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली थी, और एक नई मुसीबत जो दुश्मन देश की साजिश थी अब राहुल और उसकी प्रतिभा का इंतजार कर रही थी। क्योंकि कुछ जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती हैं। उस दिन के बाद राहुल का जीवन वैसे ही बदल गया जैसे आंधी आने के बाद मंजर बदल जाता है। वह वीडियो जिसमें उसकी टूटी फूटी मशीन सारथी घायल जवानों को मौत के मुंह से खींच रही थी, किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया था। और आज के जमाने में बारूद से तेज अगर कोई चीज फैलती है तो वह है एक वायरल वीडियो। अगली सुबह जब राहुल सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर मेला लगा हुआ है। गांव वाले जो कल तक उसे ताने मारते थे, आज हाथों में फूल मालाएं लिए खड़े थे। मीडिया की गाड़ियां गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई पहुंच चुकी थीं। बड़े बड़े कैमरों वाले रिपोर्टर माइक लेकर तैयार थे। वे उस चमत्कारिक लड़के की एक झलक पाने को बेताब थे। राहुल घबरा गया। उसने अपनी जिंदगी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। वह अपनी झोपड़ी के कोने में दुबक गया। उसे लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है। शायद सेना वाले उसे गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि उसकी मशीन ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए कर्नल साहब अंदर आए। उनके साथ 2 और वर्दीधारी अधिकारी थे। कर्नल साहब ने राहुल को देखा, जो एक कोने में सहमा हुआ बैठा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर आओ शेर दिल, आज तुम्हें छिपने की नहीं, छा जाने की जरूरत है। कर्नल उसे बाहर ले गए। कैमरों की फ्लैश लाइट चमकने लगी। सवाल दागे जाने लगे। राहुल जी, आपने यह तकनीक कहां से सीखी? क्या आपने नासा की कोई किताब पढ़ी थी? इस मशीन को बनाने में कितने करोड़ का खर्चा आया? राहुल ने कर्नल की तरफ देखा। कर्नल ने आंखों से इशारा किया, बोलो। राहुल ने माइक को डरते डरते पकड़ा। उसका गला सूख रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी साहब, और न ही मेरे पास करोड़ रुपए थे। यह मशीन मेरे पिता की पुरानी रिक्शा है, और इसे बनाने में जो खर्चा आया वह मेरे पिता की जान थी। सन्नाटा छा गया। राहुल की सादगी ने सबके दिलों को छू लिया। उस दिन देश के हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर थी, कबाड़ से करामात। रिक्शे वाले के बेटे ने किया वो जो वैज्ञानिक नहीं कर सके।
लोग उसे देसी आयरन मैन बुलाने लगे। लेकिन असली सम्मान अभी बाकी था। एक हफ्ते बाद राहुल के पास दिल्ली से बुलावा आया। रक्षा मंत्रालय उसे सम्मानित करना चाहता था। गांव में जश्न का माहौल था। सरपंच जी ने खुद राहुल के लिए नए कुर्ते पायजामे का इंतजाम किया। काकी ने उसकी नजर उतारी, काला टीका लगाया। जा मेरे लाल, जा और दुनिया को दिखा दे कि हमारे गांव की मिट्टी में कितना दम है। राहुल ने अपने पिता की तस्वीर को प्रणाम किया। उसने अपनी झोली में थोड़ी सी गांव की मिट्टी और सारथी का एक छोटा सा टूटा हुआ पुर्जा रखा। वह कर्नल साहब की जीप में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जब गाड़ी गांव से निकली तो बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वह हवाई जहाज के पीछे दौड़ता था। दिल्ली, इमारतों का जंगल, चौड़ी सड़कें, चमकती हुई गाड़ियां। राहुल ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा शहर कभी नहीं देखा था। जब वह इंडिया गेट के सामने से गुजरा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। उसे एक बड़े सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया गया। वहां का बिस्तर इतना नरम था कि राहुल को पूरी रात नींद नहीं आई। उसे अपनी सख्त जमीन की आदत थी। अगले दिन विज्ञान भवन में समारोह था। देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, मंत्री और सेना के जनरल वहां मौजूद थे। जब राहुल मंच पर चढ़ा तो उसके साधारण कपड़े और हवाई चप्पलें वहां के सूट बूट वाले माहौल में अजीब लग रही थीं। लेकिन जब कर्नल साहब ने उसकी कहानी सुनाई और स्क्रीन पर वह वीडियो चलाया गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रक्षा मंत्री ने खुद उसे मेडल पहनाया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम इनाम में क्या चाहते हो? पैसे, नौकरी या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हो? राहुल ने माइक के पास जाकर कहा, मंत्री जी मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने यह मशीन अपने पिता के लिए बनाई थी जो अब नहीं है। लेकिन देश की सरहद पर खड़े हर फौजी के घर में भी एक पिता इंतजार कर रहा होता है। मैं चाहता हूं कि मेरी यह मशीन और बेहतर बने ताकि कोई भी फौजी भाई बिना इलाज के न मरे। मुझे बस एक प्रयोगशाला लैब दे दीजिए और थोड़ा सामान दे दीजिए। मंत्री जी उसकी देशभक्ति देखकर गदगद हो गए। उन्होंने तुरंत घोषणा की, आज से राहुल हमारे रक्षा अनुसंधान संगठन DRD के साथ काम करेगा। यह प्रोजेक्ट सारथी का प्रमुख होगा। तालियां फिर से बजीं। लेकिन हर कहानी में एक काला पन्ना भी होता है। उस हॉल में भीड़ के बीच कुछ आंखें ऐसी भी थीं जिनमें खुशी नहीं बल्कि एक खतरनाक चमक थी। हॉल के पिछले हिस्से में एक आदमी बैठा था। नाम था विक्रम। वह दिखने में एक साधारण पत्रकार लग रहा था, लेकिन असल में वह एक विदेशी एजेंसी का दलाल एजेंट था। उसका काम था भारत की उभरती हुई तकनीकों को चुराना या उन्हें नष्ट करना। विक्रम ने उस वीडियो को बहुत गौर से देखा था। उसे राहुल की मशीन में दिलचस्पी नहीं थी, उसे दिलचस्पी थी उस सिग्नल में। जब राहुल ने पहाड़ी के पीछे से मशीन को कंट्रोल किया था तो वहां के सेना के जैमर्स भी उस सिग्नल को रोक नहीं पाए थे। विक्रम जानता था कि यह कोई साधारण रिमोट नहीं है। राहुल ने अनजाने में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी खोज ली थी जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आती। अगर यह तकनीक दुश्मन देश के हाथ लग जाए तो वे भारत की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। विक्रम ने अपने आकाओं को मैसेज भेजा, हीरा मिल गया है लेकिन वह कोयले की खान में है। लड़का अनपढ़ है, उसे बहकाना आसान होगा। इधर राहुल को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। उसे दिल्ली के एक हाईटेक रिसर्च सेंटर में ले जाया गया। वहां उसे एक बड़ी प्रयोगशाला मिली, कंप्यूटर, रोबोटिक आर्म्स और ढेर सारे उपकरण। राहुल को लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गया है। लेकिन वहां के कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली थीं, वे इस गांव के लड़के से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि राहुल का वह आविष्कार सिर्फ एक तुक्का था। एक सीनियर वैज्ञानिक डॉ माथुर ने राहुल को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने राहुल के सामने एक जटिल सर्किट का नक्शा रखा और अंग्रेजी में पूछा, कैन यू डिकोड दिस एल्गोरिदम? क्या तुम इसे समझ सकते हो? राहुल चुप रहा, उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। डॉ माथुर हंसे, देखा, जिसे ओम का नियम ओम्स लॉ नहीं पता वह यहां प्रोजेक्ट हेड बनकर बैठा है। यह विज्ञान का अपमान है। राहुल ने उस नक्शे को देखा, फिर उसने एक पेचकस स्क्रूड्राइवर उठाया और सर्किट के एक हिस्से को शॉर्ट कर दिया। साहब, राहुल ने हिंदी में कहा, किताब कहती है कि यहां से करंट नहीं जाएगा, लेकिन मशीन का दिल कहता है कि अगर यहां से बाईपास दिया जाए तो यह 2 गुना तेजी से काम करेगा। जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, मशीन पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगी। डॉ
माथुर का मुंह खुला का खुला रह गया। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आप लोग दिमाग से मशीन बनाते हैं, मैं जरूरत से बनाता हूं, और जरूरत हर नियम से बड़ी होती है। राहुल की इज्जत धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह दिन रात काम करता। वह सारथी का नया मॉडल बना रहा था, सारथी 2.0। यह पहले से बड़ा था, बुलेट प्रूफ था, और इसमें हथियार लगाने की भी जगह थी। वह अब सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, एक योद्धा बन रहा था। लेकिन खतरा मंडरा रहा था। विक्रम, वह जासूस, अब राहुल के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसने एक पत्रकार का भेष बनाया और राहुल का इंटरव्यू लेने के बहाने लैब के पास आया। राहुल भोला था। उसे लगा कि यह आदमी उसकी कहानी दुनिया को बताना चाहता है। विक्रम ने राहुल से दोस्ती बढ़ाई। वह उसे चाय पिलाने ले जाता। राहुल भाई, तुम तो जीनियस हो। विक्रम मीठी बातें करता। लेकिन सरकार तुम्हें क्या दे रही है? बस एक सरकारी नौकरी। अगर तुम यह तकनीक किसी विदेशी कंपनी को बेच दो तो तुम्हें करोड़ों मिलेंगे। तुम अपने गांव में महल बनवा सकते हो। राहुल ने चाय का कुल्हड़ नीचे रखा। उसने विक्रम की आंखों में देखा और कहा, भाई साहब, महल में नींद अच्छी आती होगी, लेकिन सुकून नहीं। मेरे पिता कहते थे, नमक रोटी खा लेना, लेकिन देश का नमक मत खाना, गद्दारी मत करना। यह तकनीक बिकाऊ नहीं है। विक्रम समझ गया कि यह लड़का पैसों से नहीं टूटेगा। अब उसे दूसरा रास्ता अपनाना होगा, और वह रास्ता था धोखा और हिंसा। एक शाम जब लैब में कोई नहीं था, राहुल अपनी नई मशीन के कंट्रोल चिप पर काम कर रहा था। यही वह चिप थी जिसमें वह जादुई फ्रीक्वेंसी कोड था। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। राहुल ने आवाज दी, गार्ड भैया, लाइट क्यों गई? कोई जवाब नहीं आया। बस जूतों की खटखट आवाज सुनाई दी। कोई अंदर आ रहा था। राहुल को खतरा महसूस हुआ। उसकी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, जागी। उसने तुरंत वह चिप अपनी मुट्ठी में भींच ली और जेब में डाल ली। उसने अपनी मेज पर पड़े एक भारी रेंच को उठा लिया। अंधेरे में दो साए उभरे। उनके हाथों में हथियार थे। वे विक्रम के आदमी थे। लड़के, वो चिप हमें दे दे और अपनी जान बचा ले। अंधेरे से आवाज आई। राहुल पीछे हटा। कौन हो तुम लोग? हम तेरी किस्मत हैं, दे दे चिप। एक गुंडा आगे बढ़ा। राहुल ने पास रखे एक केमिकल के जार को उठाया और जमीन पर पटक दिया। कांच टूटा और धुआं निकलने लगा। राहुल ने इसका फायदा उठाया और टेबल के नीचे से रेंगते हुए दूसरे दरवाजे की तरफ भागा। पकड़ो उसे, वे चिल्लाए। राहुल लैब के गलियारों में भाग रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह उसके लिए कोई वीडियो गेम नहीं था, यह हकीकत थी। वह सीढ़ियों से नीचे भागा। पीछे गोलियों की आवाज आई। धां! एक गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। खून निकला। राहुल दर्द से कराह उठा, लेकिन रुका नहीं। वह बेसमेंट में घुस गया, जहां कबाड़ और पुराना सामान रखा होता था। यह उसकी जगह थी, कबाड़ खाना। यहां उसे कोई नहीं हरा सकता था। गुंडे बेसमेंट में आ गए। बाहर निकल चूहे! वे टॉर्च जलाकर ढूंढ रहे थे। राहुल एक पुराने जनरेटर के पीछे छिपा था। उसकी सांसें फूल रही थीं। खून बह रहा था। उसके हाथ में वह चिप थी, देश की सुरक्षा। उसे पता था कि वह निहत्था है और वो लोग हथियार बंद हैं। उसे कुछ करना होगा। उसे पता था कि मदद पात करती है। जुगाड़ करना होगा। उसने अपनी जेब टटोली। उसके पास उसका पुराना रिमोट था और कुछ तार। उसने देखा कि बेसमेंट में पानी का पाइप लीक कर रहा है और फर्श पर पानी फैला है। पास ही हाई वोल्टेज तारों का बॉक्स खुला पड़ा था। राहुल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। तुमने गलत जगह पर पंगा लिया है, उसने मन ही मन सोचा। उसने जल्दी से तार को पानी में डाल दिया और रिमोट के सर्किट को मेन स्विच से जोड़ने की कोशिश की। गुंडे करीब आ रहे थे। वहां है, मारो उसे। एक गुंडे ने राहुल को देख लिया। उसने बंदूक तानी। उसी पल राहुल ने रिमोट का बटन दबाया और चिल्लाया, जय हिंद। पूरे बेसमेंट में बिजली का एक तेज झटका, शॉर्ट सर्किट दौड़ा। पानी में करंट फैल गया। गुंडे जो पानी में खड़े थे, उन्हें जोर का झटका लगा। वे चीखते हुए गिर पड़े और तड़पने लगे। लाइट के बल्ब फूट गए। चिंगारियां बरसने लगीं। राहुल, जो जनरेटर के ऊपर सूखी जगह चढ़ा हुआ था, बाल बाल बच गया। लेकिन धमाके की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड और कर्नल साहब वहां दौड़ते हुए आए। जब लाइट वापस आई तो उन्होंने देखा कि दो गुंडे जमीन पर बेहोश पड़े हैं और राहुल कंधे से बहते खून के साथ हाथ में एक चिप लिए खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा तपा हुआ था। कर्नल ने दौड़कर उसे संभाला। राहुल, तुम ठीक हो? राहुल ने अपनी मुट्ठी खोली और कर्नल के हाथ में वह चिप रख दी। वह बेहोश होने ही वाला था।
उसने लड़खड़ाते हुए कहा, साहब, नमक। मैंने देश का नमक नहीं खाया, यह अमानत सुरक्षित है। और वह कर्नल की बाहों में गिर गया। अगले दिन अस्पताल में जब राहुल की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री खड़े थे। राहुल हड़बड़ाकर उठने लगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे रोक दिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। आराम करो बेटे, तुमने जो किया है वह कोई फौजी भी आसानी से नहीं कर पाता। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन गुंडों से पूछताछ में पता चला है कि यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। राहुल ने न सिर्फ तकनीक बचाई बल्कि दुश्मनों के नेटवर्क का भी पर्दाफाश कर दिया। पूरा देश तुम्हारा हणी है राहुल, प्रधानमंत्री ने कहा। बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? राहुल ने अपनी पट्टी बंधे कंधे को देखा। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा जहां आजाद भारत का झंडा लहरा रहा था। उसने कहा, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन मेरे घर तक आ गया था। इसका मतलब है कि मेरी मशीन अभी भी कमजोर है। मुझे और ताकतवर मशीन बनानी है, ऐसी मशीन जो सरहद पर खड़े होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डाल सके। मुझे सारथी को महाबली बनाना है। प्रधानमंत्री मुस्कुराए, तथास्तु, ऐसा ही हो। लेकिन राहुल जानता था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जिन लोगों ने उस पर हमला किया था वे सिर्फ मोहरे थे। असली खिलाड़ी अभी भी बाहर था। और राहुल को यह भी एहसास हो गया था कि अब उसका जीवन सामान्य नहीं रहा। वह अब सिर्फ रामदीन का बेटा नहीं था, वह भारत का बेटा बन चुका था। और भारत के बेटे कभी पीठ नहीं दिखाते। कहानी का अगला अध्याय और भी बड़ा होने वाला था। अब युद्ध कबाड़ खाने में नहीं, युद्ध के मैदान में होने वाला था। और राहुल को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार होना था। एक ऐसा मिशन जो उसे वापस वहीं ले जाएगा जहां से सब शुरू हुआ था। मौत के मुंह में समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। 3 साल बीत गए। राहुल अब वह सहमा हुआ लड़का नहीं था जो टूटी चप्पलों में दिल्ली आया था। उसकी आंखों में अब एक ठहराव था और कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी। वह प्रयोगशाला में दिन रात एक कर रहा था, लेकिन उसका मन प्रयोगशाला की वातानुकूलित आंख हवा में नहीं बल्कि सरहद की उस धूल में बसता था जहां उसके भाई देश के जवान हर पल मौत से आंख मिचौली खेल रहे थे। तभी उत्तर की सीमा पर हालात बिगड़ गए। दुश्मन देश ने इस बार धोखे से हमला किया था। उन्होंने पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था और वहां पक्के बंकर बना लिए थे। वहां से वे हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे। हमारे वीर सैनिक नीचे थे और दुश्मन ऊपर। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा। जो भी जवान ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, दुश्मन की स्नाइपर गोलियां उसे निशाना बना लेती। सेना मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ था। जनरल साहब नक्शे पर माथा पच्ची कर रहे थे। हम हवाई हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहां हमारे भी कुछ जवान फंसे हुए हैं, एक कमांडर ने कहा। और हम पैदल ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा है और दुश्मन के पास थर्मल कैमरा है। वे रात में भी देख लेते हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल, जो अब ब्रिगेडियर बन चुके थे, अंदर आए। उनके साथ एक नौजवान था, दाढ़ी बढ़ी हुई, माथे पर तिलक और आंखों में अंगारे। यह राहुल था। सर, ब्रिगेडियर ने कहा, अब लोहे को लोहे से काटने का वक्त नहीं है, अब वक्त है महाबली को भेजने का। जनरल ने राहुल को देखा। क्या तुम्हारी मशीन तैयार है बेटे? राहुल ने नक्शे की तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, सर, मशीन तो कब की तैयार थी, बस उसे आजमाने का मौका नहीं मिल रहा था। मेरे पिता की आत्मा उस मशीन में है और कोई भी दुश्मन एक पिता के गुस्से का सामना नहीं कर सकता। उसी रात राहुल को विशेष विमान से युद्ध क्षेत्र वॉर जोन में ले जाया गया। वहां का मंजर भयानक था। तापमान 0 से भी 20 डिग्री नीचे था। हवा हड्डियों को चीर रही थी। तोपों की गरज से पहाड़ कांप रहे थे। राहुल ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर खींची और उस ट्रक की तरफ बढ़ा जहां उसकी मशीन रखी थी। तिरपाल हटाया गया और वहां खड़ा था महाबली। यह अब पुरानी रिक्शा नहीं थी, यह एक दानव था। 6 पहिए जो किसी भी चट्टान पर चढ़ सकते थे। इसका शरीर बुलेट प्रूफ स्टील से बना था। इसके ऊपर एक 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा और एक लेजर गाइडेड सिस्टम लगा था। और सबसे खास बात, इस मशीन में कोई इंसान नहीं बैठता था। इसे राहुल अपने विशेष सूट और चश्मे VR हेडसेट से नियंत्रित करता था। ब्रिगेडियर ने राहुल को स्थिति समझाई। राहुल, वो सामने वाली पहाड़ी देखो।
वहां टाइगर हिल के पास दुश्मन का एक बंकर है। वहां एक मशीन गन लगी है जो हमारे जवानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। हमें उस बंकर को उड़ाना है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बारूदी सुरंगों से अटा पड़ा है। राहुल ने अपना VR चश्मा पहना। दुनिया उसके लिए बदल गई। अब वह अपनी आंखों से नहीं, महाबली की आंखों से देख रहा था। जय हिंद, राहुल बुदबुदाया और उसने कमांड दिया। महाबली का इंजन गुर्राया। यह आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी। मशीन आगे बढ़ी, बर्फ और पत्थरों को कुचलती हुई। दुश्मन ने देखा कि कोई अजीब सी चीज ऊपर आ रही है। उन्होंने सोचा कोई जानवर है या कोई छोटा वाहन। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। धान धान धान। गोलियां महाबली के कवच से टकराकर चिंगारियां बिखेर रही थीं। राहुल को अपने कंट्रोल रूम में हर गोली का झटका महसूस हो रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। और मारो, राहुल चिल्लाया। तुम लोहे को मार सकते हो, हौसले को नहीं। महाबली आगे बढ़ता गया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मन ने रॉकेट लॉन्चर RPG दागा था। रॉकेट सीधा महाबली के बाएं हिस्से पर लगा। कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगे। बायां पहिया क्षतिग्रस्त, बायां पहिया क्षतिग्रस्त। कंप्यूटर की आवाज आई। राहुल की स्क्रीन हिल गई। मशीन एक तरफ झुक गई। ब्रिगेडियर चिल्लाए, राहुल, मशीन वापस बुला लो, यह नष्ट हो जाएगी। राहुल ने दांत भींच लिए। नहीं सर, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। उसने एक स्विच दबाया। महाबली के टूटे हुए पहिए को मशीन ने खुद ही अलग कर दिया। डिटैच। अब वह 5 पहियों पर चल रही थी, थोड़ी लंगड़ा कर, लेकिन रुक नहीं रही थी। यह तकनीक राहुल ने तब सीखी थी जब उसने देखा था कि कैसे एक कुत्ता अपनी एक टांग टूटने के बाद भी 3 टांगों पर दौड़ता है। दुश्मन घबरा गया। यह कैसी बला है जो रॉकेट से भी नहीं मरती। महाबली अब बंकर के बहुत करीब था, सिर्फ 50 मीटर। दुश्मन ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ग्रेनेड फेंके जाने लगे। राहुल की स्क्रीन पर लाल रोशनी जल रही थी। मशीन का तापमान बढ़ रहा था। बैटरी खत्म हो रही थी। और सबसे बुरा, मशीन गन की गोलियों ने कैमरे के लेंस को तोड़ दिया था। राहुल को अब धुंधला दिख रहा था, दिखाई नहीं दे रहा। राहुल हताश हो गया। बापू, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी उसे याद आया, महाबली में उसने एक सोनार सिस्टम लगाया था, चमगादड़ की तरह आवाज से रास्ता पहचानने की तकनीक। उसने कैमरा बंद किया और सोनार चालू किया। अब उसे स्क्रीन पर तस्वीरें नहीं, बल्कि लकीरें दिख रही थीं। बंकर की आकृति साफ नजर आने लगी। अब तुम नहीं बचोगे, राहुल ने कहा। महाबली बंकर के मुहाने पर पहुंच गया। दुश्मन के सैनिक चिल्ला रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस लोहे के दानव से कैसे लड़ें। राहुल ने अपने रिमोट का आखिरी बटन, लाल बटन दबाया। यह आत्मघाती मोड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड नहीं था, बल्कि यह धुआं और धमाका मोड था। महाबली के अंदर से तेज दबाव वाली स्मोक ग्रेनेड और स्टन ग्रेनेड, तेज रोशनी और आवाज वाले गोले निकले। बंकर के अंदर जबरदस्त धमाका हुआ। दुश्मन के सैनिक अंधे और बहरे हो गए। उसी धुएं की आड़ में पीछे से आ रही भारतीय सेना की टुकड़ी ने धावा बोल दिया, भारत माता की जय। जवानों ने बंकर में घुसकर दुश्मनों को काबू कर लिया। छोटी पर तिरंगा लहरा दिया गया। कंट्रोल रूम में राहुल ने अपना चश्मा उतारा। वह पसीने से भीगा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ब्रिगेडियर ने उसे गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया बेटे, तुमने हजारों जानें बचा लीं। लेकिन राहुल खुश नहीं था। वह स्क्रीन की तरफ देख रहा था। वहां सिग्नल लॉस्ट लिखा आ रहा था। अंतिम धमाके में महाबली मलबे के नीचे दब गया था। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने फिर से अपने एक साथी को खो दिया था। अगले दिन सुबह जब युद्ध थम गया, राहुल उस पहाड़ी पर गया। वहां भारतीय सेना का कब्जा था। जवान जश्न मना रहे थे, लेकिन राहुल सीधा उस बंकर के पास गया। वहां जले हुए पत्थरों और बारूद की राख के बीच महाबली का मलबा पड़ा था। वह पूरी तरह जल चुका था। उसका स्टील पिघल गया था, लेकिन उसका सिर जहां कैमरा लगा था, वह अब भी दुश्मन के बंकर की तरफ तना हुआ था, जैसे मरने के बाद भी उसे चुनौती दे रहा हो। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। उसने उस जले हुए लोहे को छुआ। यह लोहा उसके गांव की रिक्शा का नहीं था, लेकिन इसमें रूह वही थी। एक जवान जिसकी जान इस मशीन ने बचाई थी, वहां आया। उसने उस मलबे को सैल्यूट किया। देखते ही देखते पूरी बटालियन वहां जमा हो गई। सबने एक साथ उस बेजान मशीन को सलामी दी। ब्रिगेडियर ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शहीद सिर्फ वो नहीं होते जिनके सीने में दिल धड़कता है,
शहीद वो भी होते हैं जो दूसरों का दिल धड़कता रखने के लिए खुद मिट जाते हैं। तुम्हारा महाबली अमर हो गया, युद्ध खत्म हो गया, भारत जीत गया। और इस जीत के पीछे उस पागल लड़के का हाथ था जिसे कभी दुनिया ने ठुकरा दिया था। कहानी का अंत, एपिलॉग। 20 साल बाद दृश्य बदल चुका है। राहुल अब बूढ़ा दिखने लगा है, उसके बालों में सफेदी आ गई है, लेकिन वह अब दिल्ली की बड़ी प्रयोगशाला में नहीं है। वह वापस अपने गांव आ गया है, उसी धूल भरे गांव में जहां से सब शुरू हुआ था। उसने अपने पिता की पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा पक्का मकान नहीं बल्कि एक स्कूल बनवाया है। स्कूल का नाम है रामदीन इनोवेशन स्कूल। स्कूल के आंगन में कांच के एक बॉक्स के अंदर सारथी का वह पहला मॉडल रखा है, वही पुरानी रिक्शा टेप और तारों से जुड़ी हुई। राहुल एक पेड़ के नीचे बैठा है, उसके चारों तरफ गांव के गरीब बच्चे बैठे हैं। किसी के हाथ में टूटा हुआ रेडियो है, किसी के हाथ में पुरानी घड़ी। वे सब उसे बड़े चाव से देख रहे हैं। एक छोटी बच्ची पूछती है, राहुल काका, क्या हम भी आपकी तरह बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं? हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। राहुल मुस्कुराता है, उसकी मुस्कान में वही पुराना वाला राहुल झलकता है। वह जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाता है और बच्चों को दिखाता है। बेटा, राहुल अपनी गंभीर और ममता भरी आवाज में कहता है, वैज्ञानिक बनने के लिए पैसे नहीं, पागलपन चाहिए, और देश की सेवा करने के लिए वर्दी नहीं, जिगर चाहिए। वह उस पुरानी रिक्शा की तरफ इशारा करता है। लोग कहते थे यह कबाड़ है, लेकिन मैंने इसमें अपने पिता को देखा। तुम भी अपने आसपास देखो, हर टूटी हुई चीज में एक नई कहानी छिपी है, हर कचरे में एक आविष्कार छिपा है। बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। तभी आसमान में एक तेज आवाज गूंजती है। भारतीय वायुसेना का एक अत्याधुनिक ड्रोन ऊपर से गुजरता है। उस ड्रोन के पंखों पर लिखा है, मेड बाय राहुल लैब्स। बच्चे तालियां बजाते हैं। राहुल आसमान की तरफ देखता है। बादलों के बीच उसे अपने पिता रामदीन का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। राहुल हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, बापू, मैंने रिक्शा चलाना तो नहीं सीखा, लेकिन मैंने उसे उड़ाना जरूर सिखा दिया। सूरज ढल रहा है, गांव के मंदिर की घंटी बजती है, और उस स्कूल के आंगन में भारत का भविष्य, वो नन्हे बच्चे अपनी टूटी फूटी चीजों को जोड़कर एक नए महाबली को बनाने के सपने बुन रहे हैं। प्रतिभा महलों की मोहताज नहीं होती, उसे बस एक मौके की तलाश होती है, एक सच्ची प्रेरणा पर आधारित।